एक गांव में सुहास नाम का लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। सुहास उसी गांव के जमींदार के यहाँ काम करने जाया करता था। जमींदार उससे बहुत काम करवाता, लेकिन उसे पैसे बहुत कम देता था। जब से सुहास को काम पर रखा है, मेरा तो फायदा ही फायदा हो रहा है। सुहास 4 आदमी का काम अकेले ही कर देता है और मेरे 3 आदमी के पैसे बच जाते हैं। बहुत बढ़िया है जी। अगर आपके 3 आदमी के पैसे बच जाते हैं तो आप सुहास को थोड़े और पैसे दिया करो ना। बेचारा कितना गरीब है। बूढ़े माउंट बाप का अकेला ही सहारा है। इतने कम पैसे में पता नहीं उसका कैसे गुजारा होता होगा। बेचारे की तो अभी शादी भी नहीं हुई है। वह घर का काम भी खुद ही संभालता है और यहाँ आकर हमारा भी काम देखता है। मुझे लगता है आपको उसे थोड़े और पैसे देने चाहिए। आप उसकी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ा देते? तुम चुप रहो। तुम्हें कुछ नहीं पता पैसे कैसे कमाने हैं। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ऐसे ही मैं जमींदार नहीं हूं। उसके लिए भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अपना फायदा और सामने वाले का नुकसान देखना पड़ता है। तुम्हें यह सब बातें समझ में नहीं आएंगी। तुम अपना काम करो। तुम्हारी बातें सुनूंगा तो तुम मुझे भिखारी बनाकर छोड़ोगी। सुहास बेटे आ गया। मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है। जल्दी से हाथ मुंह धो ले और चाय पी ले, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। माँ, आपको किसने कहा था मेरे लिए चाय बनाने को? मैं खुद बना लेता ना। मैंने आपको कितनी बार कहा है, आप घर के काम में हाथ मत लगाया कीजिए। एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, ऊपर से आप घर का काम करेंगी तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। आपको पता है ना, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। मैं हूं ना माँ, मैं सब देख लूंगा। आप कुछ काम मत किया कीजिए। बेटा, तू कितना काम करेगा? दिन भर जमींदार के यहाँ काम करता है और घर का काम भी संभालता है। खाना, बर्तन, कपड़े सब तू ही तो करता है बेटा। मैं कहाँ कुछ करती हूँ। हमें यह सब अच्छा नहीं लगता। हम तुझ पर कहीं ना कहीं बोझ बन गए हैं बेटा। माँ, यह सब आप क्या कह रही हो? आपने बचपन से मुझे पाला है। आप ही बताइए, तब क्या आप मुझे अपना बोझ समझती थी? नहीं ना। फिर आप मुझ पर बोझ कैसे बन सकती हैं? और आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हो? माँ, मुझे अच्छा लगता है काम करना। मैं सारे काम कर लेता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप परेशान ना हो माँ। बेटा, हमारी एक बात मानेगा? हाँ, बोलो ना, क्या बात है? तेरे बाबूजी और मैं चाहते हैं कि तू अभी शादी कर ले। तेरी शादी की उम्र हो चली है और तू कितने दिन घर के काम करता रहेगा? घर में बहू आएगी तो घर का काम संभाल लेगी। तेरा बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। बेटा, हमारी बात मान ले, शादी कर ले। हमें तेरे साथ साथ बहू का भी सहारा मिल जाएगा। बेटा, हमने तेरे लिए एक लड़की भी देख रखी है। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत समझदार है। ठीक है माँ, आप दोनों की यही इच्छा है तो मैं शादी कर लेता हूँ। लेकिन माँ, शादी के लिए थोड़ा बहुत धन भी तो होना चाहिए। बेटा, तू जमींदार से क्यों नहीं मांग लेता? तू इतने दिन से उनके यहाँ काम कर रहा है। वह तेरी इतनी मदद तो जरूर कर लेंगे। जमींदार से थोड़े पैसे ले ले और फिर शादी के बाद काम करके चुका देना। हाँ माँ, आप शायद सही कह रही हैं। मैं कल ही जमींदार जी से बात करता हूँ। जमींदार जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी और आप फिक्र ना करें। जमींदार जी, मैं काम करके आपके पाई पाई लौटा दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन तुम्हें उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। ठीक है जमींदार जी। फिर सुहास जमींदार से थोड़े पैसे लेकर शादी कर लेता है। घर में बहू आ जाती है। बहू के आने से सुहास की जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाती है। राधा घर के सारे काम संभाल लेती है और अपने सास ससुर की भी सेवा करती है। राधा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, लेकिन किस बात का? जब से तुम आई हो मेरी जिंदगी बदल सी गई है। तुम घर का सारा काम कितने अच्छे से संभाल लेती हो और तो और माँ बाबूजी की सेवा भी करती हो। मुझे ऐसे ही पत्नी चाहिए थी जो मेरे घर के साथ साथ मेरे माँ बाप की भी सेवा करें। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? अब यह घर सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी है और आपके माता पिता भी। मेरे माता पिता जैसे ही हैं। अब तक आपने इस घर को संभाल कर रखा था, अब जिम्मेदारी मेरी है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। कुछ दिनों बाद सुहास को एक बेटा होता है। समय बीतता चला जाता है। एक दिन राधा, क्या बात है? तुम बहुत परेशान लग रही हो। जी, वो माँ की चिट्ठी आई थी। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अरे राधा, फिर तो तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन मेरी जरूरत यहाँ भी तो है ना।
मैं मायके चली जाऊंगी तो यहाँ सब कौन देखेगा? नहीं राधा, तुम यहाँ की चिंता मत करो। इस समय तुम्हें अपनी माँ के पास होना चाहिए। तुम्हारी माँ को भी तो तुम्हारा ही एक सहारा है। तुम उनकी इकलौती बेटी हो, तो तुम्हें वहां होना चाहिए। राधा, तुम अपने मायके जाने की तैयारी करो। जी लेकिन लेकिन कुछ नहीं। मैंने कहा ना, तुम यहाँ की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। मुझे आप लोगों की बहुत चिंता हो रही है। राधा, मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस इस वक्त अपनी माँ की फिक्र करो, हमारी नहीं। माँ, मैं नानी के घर नहीं जाऊंगा, मुझे दादी के पास ही रहना है। नहीं बेटा, तुम मेरे साथ चलो। तुम दादी दादी को परेशान करोगी और तुम्हारे पिताजी को भी परेशानी होगी। वह तुम्हारा ख्याल रखेंगे या फिर अपना काम करेंगे। तुम मेरे साथ ही चलो। बहू, उसका मन नहीं है तो रहने दे। तुम चिंता मत करो, हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। तुम बेफिक्र होकर जाओ। राधा अपने मायके चली जाती है। राधा के जाने के बाद सुहास घर संभालता है, घर के काम भी करता है और जमींदार के यहां जाकर भी काम करता है। एक दिन बहुत तेज बारिश होती है। कई लोगों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। एक सप्ताह बीत जाता है। हे भगवान, कितनी तेज बारिश हो रही है। आज एक सप्ताह हो गया, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बहू को भी गए हुए बहुत दिन हो गए। हाँ माँ, लेकिन वह भी क्या करें? इतनी तेज बारिश में वह कैसे आएंगी? वह भी बारिश के थमने का इंतजार कर रही होंगी। अगले दिन सुहास के घर एक आदमी आता है और बोलता है, गजब हो गया, तुम्हारे ससुराल में बहुत तेज बाढ़ आई है। तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे सास ससुर सब उसमें बाढ़ की चपेट में आ गए। तुम्हारी पत्नी अब नहीं रही सुहास। सुहास को यह सुनते ही बहुत बड़ा धक्का लगता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुहास के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वह जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, यह कैसा न्याय है। तेरा मेरे बेटे को थोड़ी खुशी मिली थी, वह भी तुझे अच्छी नहीं गई। तूने वह भी उससे छीन ली। तूने उसका सहारा छीन लिया। तूने एक छोटी बच्ची से उसकी माँ छीन ली। तुझे इस मासूम बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आया। क्या बिगाड़ा था उसने तेरा जो। क्या हुआ दादी, आप सब क्यों रो रहे हो? और माँ अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। राजू बेटे, तुम्हारी माँ को थोड़ी चोट लगी है, इसलिए वह जल्दी नहीं आ सकती। वह कुछ दिन वहीं रहकर आराम करेगी, फिर आ जाएगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कहाँ जा रहे हो बेटा? काम पर जा रहा हूँ माँ। बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन आराम कर लो। नहीं माँ, मैं आराम नहीं कर सकता। अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो घर में अनाज आज कहाँ से आएगा? हम सब तो भूखे मर जाएंगे। मुझे काम पर जाना ही होगा। और माँ राधा का सपना था कि हम राजू को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। अब राधा तो नहीं रही माँ, लेकिन मैं उसका सपना जरूर पूरा करूंगा। राजू की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए मुझे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मैं राधा का सपना जरूर पूरा करूंगा। मैं राजू को कभी किसी बात की कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं चलता हूं माँ, मैंने खाना बना दिया है, आप सब खा लेना। तुम सब के सब काम चोर हो। तुम्हें बस फोकट की तनख्वाह चाहिए और काम के समय तुम्हारे पास बहाने होते हैं। अभी सुहास नहीं है, इसलिए मैं तुम लोगों को रखा हूं। अगर सुहास आ जाता तो तुम्हें लात मारकर यहां से निकाल देता। सुहास नहीं है तो मेरा सब काम ऐसे ही पड़ा है। तभी वहां पर सुहास आ जाता है। अरे सुहास, तुम आओ आओ, मैं तुम्हारी ही बातें कर रहा था। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अब तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। अब सुहास आ चुका है तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अपना हिसाब लो और निकलो। यहां से दोबारा यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सुहास, खड़े खड़े क्या देख रहे हो भाई? चलो जल्दी से काम पर लगो, बहुत सारा काम पड़ा है। सुहास काम पर लग जाता है। उनमें से एक मजदूर रमेश सोचता है, यह सब इस सुहास की वजह से हुआ है। अगर यह यहां ना आता तो यह जमींदार मुझे काम पर से नहीं निकालता। सुहास की वजह से आज मेरे पेट पर लात पड़ी है। इसका जिम्मेदार सिर्फ सुहास है। मैं भी देखता हूं यह कैसे काम करता है। रमेश एक तरकीब सोचता है और दूसरे दिन जमींदार के घर की कीमती मूर्ति चुरा लेता है और मौका देखकर वह मूर्ति सुहास के यहां रखाता है। हमारे घर की मूर्ति नहीं है, वह मूर्ति काफी कीमती थी। कहाँ जा सकती है? मुझे लगता है जरूर किसी ने चुराई होगी।
किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे घर में चोरी करेगा? एक बार पता चल जाए उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे पता है वह मूर्ति किसने चुराई है। वह मूर्ति मैंने सुहास के घर देखी है। क्या बात कर रहे हो? क्या तुम सच कह रहे हो? अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप सुहास के घर की तलाशी करवा लीजिए। तभी सुहास वहां पर आ जाता है। क्या हुआ मालिक, आप परेशान दिख रहे हो? कोई बात है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर से मूर्ति चुराने की? मेरे टुकड़ों पर पलता रहा है और मेरे ही घर में चोरी करता है। मालिक, कौन सी मूर्ति मैंने कब चुराई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख सुहास, ज्यादा बन मत, चुपचाप मूर्ति मुझे लाकर दे दे। मालिक, मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है। तू ऐसे नहीं मानेगा, मुझे तेरे घर की तलाशी लेनी ही होगी। फिर जमींदार सुहास के घर की तलाशी लेने चला जाता है और सुहास के घर में वह मूर्ति मिल जाती है। मूर्ति को देखकर सुहास को बहुत बड़ा धक्का लगता है। ये कैसे हो सकता है? ये मूर्ति मेरे घर पर कैसे आई? मालिक, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मेरा विश्वास कीजिए, ये मूर्ति मैंने नहीं चुराई। जमींदार उसकी एक नहीं सुनता और उसे काम से निकाल देता है। ये क्या है बेटा? मूर्ति हमारे घर कैसे आई? पता नहीं माँ, ये तो मैं भी नहीं जानता। हम तुझे अच्छी तरह से जानते हैं बेटा, तू ऐसा काम कर ही नहीं सकता। जरूर किसी ने तुझे फंसाने के लिए ऐसा किया है। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगा। ऐसा कहकर सुहास घर से बाहर निकल आता है और एक जगह जाकर बैठ जाता है और सोचता है। मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। घर की हालत भी इतनी खराब हो चुकी है कि राशन का सामान भी कुछ दिनों का ही बचा है। उसके बाद मैं क्या करूंगा? अपने घर का गुजारा कैसे करूंगा? हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तभी वहां पर सुहास का एक दोस्त आता है और बोलता है। अरे सुहास तो यहाँ बैठा है। मैं तेरे घर पर गया था तो पता चला तू घर पर नहीं है। भाभी के बारे में पता चला, सुनकर बहुत बुरा लगा। तू ठीक तो है ना? सुभाष, क्या बताऊं, सूरज, बहुत मुसीबत में हूं। और सुहास सूरज को सारी बातें बताता है। फिर सूरज कहता है। फिर तो सुहास, मैं बहुत सही समय पर आया हूं। तुझे याद है, तूने 2 साल पहले मेरी मदद की थी। जब मेरे पास शहर जाने के लिए पैसे नहीं थे तो तूने ही मुझे पैसे दिए थे। आज तेरी ही वजह से मैं शहर जाकर इतनी अच्छी नौकरी कर पा रहा हूं और मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह भी मिल रही है। यह सब तेरी ही वजह से हुआ है। उस दिन तूने मेरी मदद ना की होती तो आज मैं इस जगह पर ना होता। आज वही पैसे मैं तुझे लौटाने आया हूं। सूरज सुहास को पैसे दे देता है। फिर सुहास कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने तुम्हें मेरे लिए आज यहाँ भेजा है। मुझे इस वक्त पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। सुहास सूरज का धन्यवाद करके घर चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रमेश अपने दूसरे मजदूर से कहता है। अगर मैंने उस दिन दिमाग ना लगाया होता तो आज हमें सुहास की जगह यह काम न मिलता। मालिक ने तो उस दिन हमें निकाल ही दिया था। मैंने ही सुहास के घर वह मूर्ति रखी थी ताकि मालिक सुहास को धक्के मारकर निकाल दे। फिर मालिक के पास हमारे अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा था और उन्हें मजबूरन सुहास की जगह हमें ही काम पर रखना पड़ा। ये सारी बातें जमींदार सुन लेता है। अच्छा, तो यह बात है। तो तुम हो वो आस्तीन का सांप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा खेल खेलने की? मैं तुम्हारी बातों में आकर उस भोले भाले सुहास को काम से निकाल दिया, जबकि वह तुमसे कई गुना ज्यादा काम करता था। तुम लोग तो 1 नंबर के कामचोर हो। फिर भी मैंने तुम्हें काम पर रखा। आइंदा अगर तुम दोनों मेरे खेत के आसपास भी दिखे तो तुम दोनों की टांगे तोड़कर रख दूंगा। मैंने सुहास के साथ बहुत गलत किया है। वह कितने सालों से मेरे यहां काम कर रहा है, लेकिन आज तक उसने कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। 4 आदमी का काम बेचारा अकेले ही किया करता था। फिर भी मैंने कभी उसकी कदर नहीं की, ना उसकी तनख्वाह बढ़ाई। फिर भी उसने कभी मुझसे शिकायत नहीं की। बेचारे की पत्नी गुजर गई, उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और उसके बाद मैं भी उसे काम से निकाल दिया, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने तो मुझे कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं ही उसकी बात नहीं मान सका। मुझे उस पर भरोसा कर लेना चाहिए था। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मुझे उसके घर जाना होगा और उससे माफी मांगनी होगी। फिर जमींदार सुहास के घर जाता है। अरे मालिक, आप यहाँ? सुहास, में मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। वह मूर्ति तूने नहीं चुराई थी, वह तो हमारे खेत के मजदूर रमेश ने चुराई थी और मुझे आज ही पता चला मुझसे गलती हो गई। सुहास, जो मैंने तुझ पर भरोसा नहीं किया, मुझे माफ कर दो। सुहास,
तुम्हें कहीं और काम ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। कल से तुम काम पर आ जाना सुहास, और अब से तुम मजदूरों की तरह काम नहीं करोगे। सारे मजदूरों पर ध्यान रखोगे और उनकी तनख्वाह का हिसाब किताब भी तुम ही देखोगे। उसके बदले में तुम्हें बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगा ताकि तुम्हारा घर अच्छे से चल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं कल से ही काम पर आ जाऊंगा। अच्छा सुहास, मैं चलता हूं। ऐसा कहकर जमींदार वहां से चला जाता है और सुहास दूसरे दिन से काम पर लग जाता है। सुहास बहुत जिम्मेदारी से अपना काम करता है और जमींदार भी उसके काम से बहुत खुश होता है। जमींदार भी सुधर जाता है और सुहास को उसके काम के बदले बहुत अच्छी तनख्वाह भी देने लगता है।